आप सभी को नमस्कार। मैं विष्णु श्याम द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, SCERT लखनऊ। आज हम भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के विषय में अपनी बात रखना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, अब 25 पार्ट, इनिशियली ये 22 भाग ही था और शुरुआत में 8 अनुसूची थी और वो भी बढ़कर 12 हो गई है। संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकार के विषय में बताया गया। भारत के संविधान का तीसरा भाग अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकार के विषय में बताया गया है, जिसमें पहला जो अनुच्छेद 12 है उसमें ये बताया गया है कि ये मूल अधिकार जो वर्तमान में 6 हैं, उनका अनुपालन किसको करना, किनके विरुद्ध हमको ये अधिकार प्राप्त है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको हमारे मूल अधिकार की रक्षा करनी है। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि इट इज द स्टेट, राज्य, हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक राज्य है। हम राज्य से कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार की रक्षा नहीं हो रही। अब जहां भी मैं राज्य का प्रयोग करूंगा, आप अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य की परिभाषा समझिएगा। अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न अपेक्षित करे। स्टेट इंक्लूड्स, राज्य में क्या शामिल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया and all other local authorities either controlled by government of India or within the territory of India. Local and other authorities, सबसे पहला कौन है जिसको हमारे मूल अधिकार की रक्षा करनी है? उसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट जो हमारी संसद है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, जिसमें उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और निम्न सदन लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं। ये 3 राष्ट्रपति जी, महामहिम और दोनों सदन मिलके पार्लियामेंट बनते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी राज्यों के राज्य सरकार तथा राज्य की विधायिका, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, कुछ राज्यों को छोड़कर जहां विधान परिषद नहीं है, तथा ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की सीमा में स्थित है या अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत से बाहर है लेकिन भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो इन लोगों को हमारे मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व संविधान देता है। ये निगेटिव इंजंक्शन है। निगेटिव इंजंक्शन इन द सेंस कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब संक्षेप में हम मूल अधिकार कौन कौन से हैं उन पर बात करेंगे। पहला मूल अधिकार हमारा है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। अभी विस्तार से इस पर हम जाएंगे। दूसरा है
राइट टू फ्रीडम 1922 तक है ये। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का मूलाधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा शोषण न हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अगला जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जिसके विषय में बताया गया भारत के संविधान में। हम तीसरे भाग पर बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से मूल अधिकार के विषय में है भारत के संविधान। और 25 से 28 तक धर्म का अधिकार, मूल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अगला मूल अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी था अब नहीं है, वो संशोधित हो गया है। एक मूल अधिकार है कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज का। ये माइनॉरिटीज के लिए अनुच्छेद 29 और 30 है, जो माइनॉरिटी संस्थाएं आप लोग देखते होंगे, उनको सुरक्षा उसमें दिया गया है। अंतिम है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मूल अधिकार तो बता दिया गया कितने मूल अधिकार हैं, लेकिन अब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कहां जाएंगे? तो जब हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो इसी मूल अधिकार के भाग 3 में ही अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जब किसी भी नागरिक का या अन्य किसी का के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में माननीय उच्चतम न्यायालय या सरकार द्वारा विहित किसी अन्य न्यायालय में अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकता है। ये जुडिशियल सिक्योरिटी है और ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब है कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मूल अधिकार जस्टिसिएबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ है, इसलिए इनमें शक्ति है। और मनुष्य के लिए मूलभूत अधिकार हैं, सम्मान पूर्वक जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वे सभी अधिकार इसमें वर्णित। अब आप राइट टू इक्वलिटी जिसमें हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। माने भारत की सीमा के अंतर्गत राज्य, अब वही राज्य आप परिभाषा समझिए जो हमने अनुच्छेद 12 में भी चर्चा किया था, कौन कौन लोग राज्य हो सकते। तो स्टेट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, अनुच्छेद 21 है, तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। इसमें कहा जाता है कि जो कानून बनेगा उसके सामने पहले कॉन्सेप्ट था किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो राजा होता था जो कह दिया वही कानून हो गया। अब ये ऐसी बात नहीं, अब वो कानून के समक्ष रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून के ऊपर, नो पर्सन इज अबव लॉ। तो ये अनुच्छेद यह बताता है कि इक्वलिटी दो भाग में करिए इसको, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और विधियों का समान संरक्षण। ये दो चीज हुई। किसी भी नागरिक के मूल अधिकार में उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष बराबरी है। उदाहरण के लिए जो दंड किसी एक व्यक्ति को मिलेगा वही दूसरे के लिए मिलेगा। किसी के लिए विशेष कानून नहीं बनेगा जो पहले बन था प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पहले, ऑटोक्रेसी या अन्य व्यवस्थाओं में। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जब कोई कानून बनेगा तो सबको उसका संरक्षण मिलेगा। अब अनुच्छेद 15 इसी का एलिबरेशन है, इसी का विस्तार है।
अनुच्छेद 15 में यह कहा जाता है कि कोई भी राज्य मीन्स अंडर आर्टिकल 12, जो हमने राज्य की परिभाषा बताया, कोई भी राज्य डिस्क्रिमिनेशन विभेद नहीं कर सकता। किस आधार पर? धर्म, जाति, नस्ल, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब आधार, रिलीजन, इन सब के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। किसी धर्म के आधार पर कोई कानून बना दे, किसी जात विशेष के लिए कानून बना दे, किसी नस्ल के लिए बना दे, कहीं किसी स्थान पर जन्म लेने वालों के लिए बना दे, अपवाद है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सामान्यतया इस तरह के कानून जिनके लिए नहीं होंगे उनके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि कोई सुविधा उस कानून से उपलब्ध कराई जाती है तो जो वंचित होंगे उनके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इसमें अपवाद ये भी है कि 15 में ये व्यवस्था है कि इसके आधार पर उसमें सेक्स भी है, विभेद नहीं हो सकता। लेकिन उसी में ये भी व्यवस्था है, चाइल्ड है या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, इसमें अपवाद है, उनके लिए विशेष कानून बन सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अभी मूल अधिकार हो गया। पहले यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में पहले था। अब इसको मूल अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। ये बालकों के लिए, ये उस पहले क्लास में नहीं आएगा कि किसी के लिए क्यों इस तरह का कानून बना। इसी तरह से महिलाओं के लिए है। आपने देखा होगा सेवाओं में मैटरनिटी लीव वगैरह विशेष सुविधा दी जाती है। तो ये प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 15 के इस क्लास से। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु अनुच्छेद 15 में दिया गया है, आपने देखा होगा आरक्षण के विषय में कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं, वो इस क्लास में अनुच्छेद 15 में प्रोटेक्टेड है। अब अनुच्छेद 14 के विषय में दो चीज जरूरी है जिसे मैं वार्ता कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट आपको और क्लियर होगा। अनुच्छेद 14 तो यह कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। कानून बना सकता किसी क्लास के लिए, कोई भी स्टेट के डिफिनीशन में जो आते हैं बना सकते हैं। उसमें दो चीज देखना है। जब किसी क्लास के लिए कानून बनाए तो उसमें रीजनेबल डिफरेंसिया होनी चाहिए। ऐसा विभेद करें कि जिस क्लास के लिए कानून बन रहा है वो विशेष रूप से उसको आवश्यक वंचित है। और दूसरा, देयर शुड बी ए नेक्सस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द एक्ट। जो उद्देश्य है अधिनियम बनाने का उसमें और विभेद का जो आधार है उसमें यदि नेक्सस है, कोई संबंध है, तो कानून बना सकते हैं और ये वैध होगा। और इसी तरीके से कुछ क्लास के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण किया गया वो संवैधानिक रूप से वैध है। अगला एक क्लास जोड़ा गया है अभी नया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, जो उस क्लास में आच्छादित नहीं है, जिनकी चर्चा अभी हमने किया, उनके लिए भी 10% का आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। उनको विशेष आरक्षण की व्यवस्था तो अगले सेक्शन अनुच्छेद में है, 16 में है, लेकिन प्राविधान 15 और 16 दोनों साथ में लेके चलना है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए सर्विस में एंड एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशंस, ये सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी
ये दोनों सुविधाएं हैं। इस तरह से व्यवस्था हमारी राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14, 15, 16 में दी गई। अनुच्छेद 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्पृश्यता, बापू ने कहा है कि अनटीचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। यह मानव और भगवान के विरुद्ध अपराध है। अब हमारे संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। अब ये इस पर कानून बना है, आपको याद होगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। 1989 में एक अधिनियम बना कि आप किसी को जात के आधार पर आप उसके साथ पब्लिक प्लेस है, रेस्टोरेंट है, पानी का घाट है, नदी का किनारा है, जहां सर्व सुविधा है, सबके लिए सुविधा है, तो आप अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ यदि आप आचरण करेंगे तो इसमें पनिशमेंट है। SC/ST अधिनियम, जिसको संक्षेप में 1989 में ये बना था। अगला अनुच्छेद है एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब किसी कोई उपाधि धारक देश में नहीं रहेगा। विशेष उपाधियां, ऐसी उपाधि नहीं जो अलंकरण है, किसी क्षेत्र में आपने अच्छा प्रयास किया, भारत रत्न मिला, खेल पुरस्कार है, वो इसमें नहीं आते हैं। अन्य प्रकार की उपाधियां विदेशों से प्राप्त करना, ये सब इसमें अनुच्छेद 18 में इनको मना किया गया। अनुच्छेद 19 का क्लास ए, जिसको आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के पहले क्लास में दिया गया। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार, मूल अधिकार है। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। इसी में आप देखते होंगे पेपर है, प्रेस है, प्रेस में जो समाचार लिखे जाते हैं तो उनको ये क्लास प्रोटेक्ट करता है, वो उनका मूल अधिकार है। सही बात प्रकाशित करना, लिखना, कोई लेख लिख के किसी दीवार पर चिपका देना, कोई डिस्प्ले बनाना, कोई भाषण बोलना, ये सब भाषण और अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सभी प्रोटेक्टेड है अनुच्छेद 19 के क्लास 1 में विद सर्टेन प्रोहिबिशंस, जो आगे हम बताएंगे। इसमें रिस्ट्रिक्शन है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन देश की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, कोई ऐसा भाषण नहीं दे सकते जिससे भारत की संप्रभुता और एकता पर कोई अन्यथा प्रभाव पड़े। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा। स्टेट जहां भी आए आप अनुच्छेद 12 का परिभाषा समझिए, देश की सुरक्षा। रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, दूसरे देशों से हमारे संबंध के विषय में ऐसे वक्तव्य न है जिससे हमारे संबंध खराब हो। पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था न खराब हो आपके किसी प्रकार के भाषण से या हमारे किसी प्रकार के भाषण से। डिसेंसी एंड मोरलिटी, एक सिनेमाटोग्राफ एक्ट बना है, आप लोग देखे होंगे, यू फिल्म होती है, ए फिल्म होती है, तो फिल्म जो बना रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि हम फिल्म बना के प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के क्लास ए में।
किसी भी चीज को अभिव्यक्त करना हमारा मूल अधिकार है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है कुछ जुडिशियल डिसीजन से, ये वहां उनको रोकेगा कि एक लिमिट है। आप देखेंगे यू और ए कैटेगरी में फिल्मों का होता है। तो अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप न्यायालय का कोई निर्णय आया, भाषण अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम न्यायिक निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकते। डिफेमेशन, आप किसी व्यक्ति को ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे उसकी मर्यादा का हनन हो, मान हानि हो, सम्मान गिरे। इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, अपराध के लिए किसी को उकसाना, ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो परिभाषित है अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 में, भारत के संविधान के भाग 3 में। इसी में फ्रीडम ऑफ असेंबली है। अब वो तो क्लास 1 हमने बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगला है फ्रीडम ऑफ असेंबली। कहीं जुटिए, कोई अपनी बात रखिए, सभा करिए, ये अधिकार मूल अधिकार है, इसको कोई नहीं रोकता। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संगठन बनाइए। आर यूनियंस आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फ्रीडम टू मूवमेंट, हम आज यहाँ हैं तो कल पंजाब भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। फ्रीडम टू रिजाइड एंड टू सेटल, हम अमेरिका में जाके बस सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये हमारा अधिकार है, हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं अपने आजीविका के लिए। ये तो 19 हो गया। अब अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। कोई कानून पहले था, अब वो रिपील हो गया, समाप्त कर दिया गया, उस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, ये उसका मूल अधिकार है, उससे बचाव का। दूसरा, no person should be prosecuted and convicted twice for the same offense। कोई एक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार उस पर अभियोग चलाना और दंडित करना, ये नहीं होगा, उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा अनुच्छेद 20 में। No person should be compelled to be witness against himself। ये तीसरे क्लास में 20 में बताया कि किसी व्यक्ति को उसी के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जिसके विषय में अभी जो हमारे बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 साल तक के बच्चों का। एक चीज हम बताना चाहेंगे, ये तो लिखे हुए सब ये मूल अधिकार हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे सामाजिक स्तर से, अच्छे ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो अन्य भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्राविधान है, वो धीरे धीरे करके मूल अधिकार में लाए जा रहे हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो तत्काल प्रभाव से कुछ तो मूल अधिकार में डाल दिए गए कि ये तो जो बहुत जरूरी है, इनको इसमें रखना है। कुछ जो नागरिकों के अधिकार जो जिनको उस समय सोचा गया कि समय लिया जाए, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, उसमें उनको रखा गया। अब हमारा जो अनुच्छेद 21 पर हम बताएंगे, और उस ये लक्ष्य रखा गया कि जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम अपने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार का स्वरूप देंगे। जैसे मिनिमम वेजेज फॉर मिनिमम वर्क, बराबर काम बराबर पैसा, ये पहले 38 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, अब वो मूल अधिकार है, हमको भी चाहिए। आर्टिकल 45 जो एजुकेशन के संबंध में था, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, पहले नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट में यही अंतर है कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, जस्टिसएबल बाय लॉ है।
कानून के लिए जा सकते हैं, पालन नहीं हुआ। नीति निर्देशक तत्व जो है वो जस्टिसएबल बाई लॉ नहीं है। इतना है कि जो स्टेट में जो सरकार उनको नजरअंदाज करेगी तो वो जो जनता है वो अल्टीमेट तो वही मालिक है, अपना वोट देगी नहीं देगी वो समझेगी। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन सिटीजन नहीं है, नो पर्सन माने सबके लिए, बाहर का भी आदमी, कसाब को भी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, दो चीज है, लाइफ है पर्सनल लिबर्टी, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है। एक तो प्राण हो गया, एक शरीर हो गया। प्राण और देह में हम स्वतंत्र हैं, मूल अधिकार है। तो हमको कोई अरेस्ट करके कहीं बंद कर दिया, जेल में निरुद्ध कर दिया, तो देह की स्वतंत्रता हमारी बाधित हो गई। तो ये मेरा मूल अधिकार है। तो इसमें कहा गया आगे कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किंतु यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जो कानून के द्वारा स्थापित है तब वो प्राण और देह की दोनों की स्वतंत्रता को कम कर सकता है। देह की स्वतंत्रता अरेस्ट करके जेल में डाला, प्राण की स्वतंत्रता टोटल समाप्त करता डेथ पेनल्टी में। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया है लेकिन उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा आतंकवादी एक हमारे देश में पकड़ा गया था, उसको अनुच्छेद 21 का लाभ उसको भी दिया गया कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत सुनवाई का अधिकार दिया गया। जरूरत पड़ने पर वकील की व्यवस्था की गई। पूरी सुनवाई के बाद जब ये सिद्ध हो गया कि हाँ यह व्यक्ति दोषी है मुंबई हमले का, फिर उसको कन्विक्शन हुआ और डेथ पेनाल्टी उनको मिली, मृत्युदंड मिला। तो उनकी प्राण की स्वतंत्रता समाप्त। इसी तरह से यदि कोई निरुद्ध हुआ, कोई अपराध किया है तो देह की स्वतंत्रता उतने सर्टेन पीरियड के लिए बाधित हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं कि अटेंडम किसी को पकड़ लिया बंद कर दिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, न्यायालय को बताना पड़ेगा, अगले अनुच्छेद में है कि जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट न्यायालय है उसको बताना पड़ेगा, किंतु जो ट्रेवल का टाइम है उसको छोड़ो 24 घंटे के अंदर। और उस व्यक्ति को भी बताना पड़ेगा कि आपको इस आधार पर निरुद्ध किया जा रहा। अरेस्ट का मतलब निरुद्ध किया जाना, पाबंद किया जाना। इसी तरह से ये यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 बताया गया, ये भी मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में ही 32 भी है। उसमें कहा गया है कि यदि किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या संसद द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा विहित जो भी न्यायालय उसमें वो रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकता है। रिट जुरिस्डिक्शन क्यों होता है, रिट का अधिकार क्यों होता है, इसका कंसेप्ट ये है, रिट स्पीडी रेमेडी देती है। अब सिविल कोर्ट में मुकदमा आपने देखा होगा 10 साल 20 साल 25 साल चलता है। रिट का कंसेप्ट था इमीडिएट रेमेडी के लिए कि तत्काल गया, रिट किया, सुनवाई हुई, उसको रिलीफ मिली। अब इसमें जैसे कोई व्यक्ति निरुद्ध है तो 5 रिट के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 32 में। पहली है हैबियस कॉर्पस, एवरी पर्सन मस्ट हैव हिज बॉडी। किसी आदमी को, एक केस था नक्सल इलाके में, कोई प्राधिकारी ने अरेस्ट कर दिया, उसको निरुद्ध कर दिया, बताया भी नहीं, लीगल एड भी नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक पोस्ट कार्ड माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा
कि आप लीगलिटी ऑफ डिटेंशन बताने आइए, आपने क्यों निरुद्ध किया है, इसका औचित्य बताइए किस कानून के। दूसरी चीज जो उसके मूल अधिकार है बताना चाहिए आपको कि इसलिए निरुद्ध किया है, कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए निर्धारित समय में, लीगल एड की व्यवस्था करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए बुला सकता। तो पहला है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, एवरी पर्सन मस्ट हैव हिज बॉडी। दूसरा है मैंडमस, जिसको आप लोग ज्यादा सुनेंगे अपने जीवन में, परमादेश हिंदी में उसको कहते हैं, और उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हैबियस कॉर्पस को बंदी निरुद्ध जो है उसका प्रत्यक्षीकरण करो, प्रस्तुत करो आप, अब बताओ कि क्यों अरेस्ट किए हो। दूसरा है मैंडमस, परमादेश, माननीय न्यायालय परमादेश देगा। कब? वो जो स्टेट की परिभाषा में जो लोग हैं, यदि वे अपना काम नहीं करते हैं तब वो आदेश जारी करेगा कि आप अपना ये काम करिए और इसका निस्तारण करिए। परमादेश, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक ड्यूटी को निर्धारित समय या निर्धारित प्रक्रिया से निस्तारित नहीं करता है, उस दशा में माननीय न्यायालय उसको उस काम को करने के लिए जो आदेश पारित करता है उसको परमादेश या मैंडमस कहते हैं। अगला है सर्स्योरेरी। सर्स्योरेरी की रीत होती है उत्प्रेषण लेख, माने कोई ऐसा आदेश किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या स्टेट द्वारा, हम स्टेट को ही ज्यादा समझेंगे अनुच्छेद 12 के हिसाब से, पारित किया गया है जो अनियमित या अवैध है, तब न्यायालय, माननीय न्यायालय उसको क्वेश कर देगी। टू क्वेश द इलीगल ऑर्डर द रिट ऑफ सर्स्योरेरी इज रिसॉर्टेड टू। तो उसमें रिट ऑफ सर्स्योरेरी होती है। एक रिट होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, आपके मूल अधिकार का हनन करने का कोई करना चाह रहा है, अभी किया नहीं है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होगी, माननीय न्यायालय प्रोहिबिट कर देगी, मना कर देगी कि आप ये नहीं कर सकते। इस तरह से रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्स्योरेरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एक अंतिम है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, हिंदी इसकी होती है, और उसको कहते हैं ऑन व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड ऑफिस। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था, जस्टिस A.N. रे का, वो वरिष्ठतम थे, उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और उनसे कनिष्ठ किसी को बनाया गया, तो उन्होंने इस तरह का प्रकरण बताया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दो व्यक्ति हैं, किसी का सिलेक्शन हो गया, एक ही पद है, और दूसरा व्यक्ति कहता मैं उपयुक्त हूं, तब वह व्यक्ति, अब मूल अधिकार उसमें इन्वॉल्व है, तब वह व्यक्ति जाता है कि तब न्यायालय पूछेगा उस जो बैठा हुआ है कि ऑन व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड ऑफिस, आप किस अधिकार से इस पद पर हैं, तो वो रिट ऑफ को वारंटो होता है। यही 5 प्रकार की रिट बताई गई है। आज का क्लास संक्षेप में हम लोगों ने भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकार पर किया। अब अगली बार मिलेंगे तो मूल कर्तव्य, जो कुल 10 पहले थे, ये पार्ट 4 में क्लास ए जुड़ा संविधान संशोधन से, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। अब एक और जुड़ गया, वो ये जुड़ा है कि जो अनुच्छेद 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मूल अधिकार हो गया बच्चों को पढ़ने का 6 से 14 साल तक के, उनमें ये है कि जो 6 साल से नीचे है उन बच्चों के लिए क्या करना, उसमें गार्जियन और फादर की दशा हो या गार्जियन, उनको दायित्व दिया है अर्ली चाइल्ड केयर के विषय में। इस पर विस्तार से किसी अन्य दिन आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना धन्यवाद। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।